श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 85। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें पुनः बताया कि श्रमजीवी वर्ग के लोग दिन भर शारीरिक श्रम करते हैं और सुदृढ़ एवं निरोग रहते हैं। प्रश्न तो उन लोगों का है जो मस्तिष्क के श्रम के काम करते हैं। ऐसे लोगों को दफ्तर से छूटते ही शारीरिक श्रम का अवसर खोजना चाहिए। जैसे मिलजुल कर घर का काम निपटाने से अन्य उपयोगी कर्मों के लिए समय बचता है और साथ ही सभी को व्यायाम का लाभ भी मिलता है। इसके पश्चात गुरुदेव ने हमें समझाया कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए, नर नारी सभी के लिए यह शैली उत्तम है कि विभिन्न अवयवों को क्रमशः धीरे धीरे सिकोड़ने और फैलाने की शैली अपनाई जाए। जल्दबाजी ना की जाए वरन धीमी गति रखी जाए। फिर गुरुदेव ने विभिन्न अंगों के लिए सरल व्यायाम विधियां बताईं। इसके साथ ही गुरुदेव ने हमें बताया कि आसनों के संबंध में जो शोध देश और विदेश में चला है, उससे वे अंग संचालन की सामान्य व्यायाम प्रक्रिया न रहकर उससे अधिक बढ़े चढ़े सिद्ध हो रहे हैं। पिछले ऑडियो में हमने देश विदेश में चल रही योग पर विभिन्न शोध क्रियाओं के बारे में जाना और समझा। अब क्रमशः आगे पढ़ते हैं। योगा लाइफ के 1977 के अंक में डॉक्टर लक्ष्मीकांतन का योग एंड दी हार्ट नामक लेख छपा था। डॉक्टर लक्ष्मीकांतन मेडिकल कॉलेज मद्रास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में विभिन्न हृदय रोगियों पर आसनों का प्रभाव देखने के लिए प्रयोग किए। उन्होंने ऐसे उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के ऊपर प्रयोग किए जिन्हें मेडिकल चिकित्सा से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। प्रोफेसर लक्ष्मीकांतन जी ने 2 प्रकार के योग आसनों का अभ्यास रखा। पहला, जिनके रक्तचाप अधिक उच्च थे और हृदय कमजोर थे, उनको केवल शव आसन में ही पैरों के नीचे नरम तकिया लगाना का अभ्यास कराया और इनको करने से रोगियों को काफ़ी आराम मिला। दूसरा अभ्यास था कि जिनके हृदय मजबूत थे, उनके उपरोक्त अभ्यास के साथ हल आसन, सर्वांग आसन और विपरीत करणी मुद्रा का भी अभ्यास कराया। आसनों के अभ्यास के उपरांत रोगियों को अधिक स्फूर्ति एवं शक्ति का अनुभव हुआ और उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी गहरी नींद आने लगी। इसी प्रकार के परिणाम डॉक्टर के दाते ने भी शव आसन के प्रभाव हृदय रोग के रोगियों पर पाए हैं। पटना के डॉक्टर श्रीनिवास एवं अमेरिका के डॉक्टर बेंसन ने प्रयोगों के आधार पर देखा कि हृदय रोगों पर ध्यान का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आसन व्यायाम पूर्णतः वैज्ञानिक व्यायाम पद्धति है। इसमें मांसपेशियों में खिंचाव एवं फैलाव होने से रक्त प्रवाह की गति में कुछ तीव्रता आती है, जबकि अन्य व्यायाम जैसे दंड बैठक आदि से दबाव पड़ता है, जिससे पेशियां कठोर हो जाती हैं। आसनों से पेशियों में लचीलापन आता है, शरीर में स्फूर्ति की अनुभूति होती है। शीर्षासन को आसनों में सबसे उत्तम कहा जाता है। इस पर वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण भी किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम पोलैंड के थर्ड क्लिनिक ऑफ मेडिसिन के डायरेक्टर एलेक्जेंड्री विट जूलियन ने शीर्ष आसन के द्वारा शरीर के अवयवों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया। उन्होंने एक शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलित स्वास्थ्य वाले एकाग्रचित्त वाले व्यक्ति पर शीर्ष आसन के प्रभाव को देखने के लिए एक्सरे एवं ईसीजी आदि उपकरणों की सहायता ली। प्रोफेसर जूलियन ने उस व्यक्ति से खाली पेट की स्थिति में 30-40 मिनट शीर्ष आसन करा के शव आसन में विश्राम कराया। आसन के पूर्व एवं बाद में किए गए परीक्षणों में निम्न निष्कर्ष निकाले। शीर्ष आसन से रक्त को जमाने वाले पदार्थ सीरम, जो रक्त में पाया जाता है, उसकी मात्रा में संतुलन आने लगता है। उन्होंने शीर्ष आसन के नियमित अभ्यास से
हृदय रोग के दौरे रोके जा सकने की संभावना व्यक्त की है। रक्त में श्वेत रक्त कणों की वृद्धि पाई गई, जिससे शरीर की जीवन शक्ति एवं रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि पाई गई। शीर्षासन की स्थिति में एक्सरे द्वारा देखे जाने पर वक्षस्थल फैला हुआ पाया एवं हृदय पूरी तरह दबाव रहित देखा गया। फेफड़ों को भी पर्याप्त खुला स्थान मिलता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की खपत में 33% की वृद्धि देखी गई तथा श्वास की दर एवं मात्रा में कमी पाई गई। श्वास की मात्रा तो प्रति मिनट 8 लीटर के स्थान पर 3 लीटर हो गई, परंतु फेफड़ों की उसको कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ गई। निष्कासित दूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में 10% कमी हो गई। भुजंग आसन पर अनुसंधान जून 1978 चेकोस्लोवाकिया में हुआ। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ योग इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी में इस आसन पर विशेष प्रयोग किए गए। प्रयोगकर्ताओं ने पाया है कि इस आधार पर रक्तचाप और मानसिक तनाव को नियमित करने में सहायता मिलती है। लेनवाला महाराष्ट्र के योग आश्रम में चलने वाले प्रयोगों में सर्वांग आसन, मयूर आसन को सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन और दुर्बलता ग्रसित रोगियों के लिए अन्य आसनों की तुलना में अधिक उपयोगी पाया गया। देश विदेश में आसन उपचार के संबंध में चल रहे अनुसंधान यह बताते हैं कि उन्हें सरल व्यायामों की तरह प्रयुक्त करते हुए कई ऐसे रहस्यमय लाभ उठाए जा सकते हैं जो ऐसी ही अंग संचालक की अन्य साधारण क्रिया पद्धतियों के माध्यम से संभव नहीं है। अगला शीर्षक योग आसन एक समग्र उपचार प्रक्रिया। स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए केवल आहार व मनोबल ही पर्याप्त नहीं, शरीर को हिलने डुलने का भी अतिरिक्त समय मिलना चाहिए, अन्यथा उसके विभिन्न अंग अवयव धीरे धीरे व्याधिग्रस्त होते चले जाएंगे। योगासनों का विधान इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता रहा है। यद्यपि पुरातन काल से ही इनका आविष्कार आत्मिक उन्नति के लिए शरीर को स्वस्थ तथा निरोग दशा में बनाए रखने की दृष्टि से किया गया था, इनका मूल उद्देश्य चक्र, उपत्तिकाओं जैसे शरीर के सूक्ष्म शक्ति केंद्रों, ऊर्जा स्रोतों पर दबाव डालना तथा उनमें सन्निहित अतीन्द्रिय क्षमताओं, दिव्य सामर्थ्यों को जागृत और विकसित करना था। किंतु विज्ञान क्षेत्र में काया को ही प्रधानता मिलने के कारण योग के संबंध में उसका भौतिक पक्ष ही आकर्षक लगा और आसन प्राणायाम को ही योग माना तथा उसके सहारे स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयत्न किया गया है। आधुनिक स्वास्थ्य विद्या विशारदों ने भी योगाभ्यास परक आसन व्यायामों को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक पाया है। उनमें से बहुत सी क्रियाओं को कुछ परिवर्तित करके सर्वसाधारण के लिए सरल बना दिया गया है। आजकल इन यौगिक व्यायामों का अभ्यास कितने ही साधारण मनुष्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। साथ ही बहुसंख्यक स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को उनका सामूहिक रूप से अभ्यास कराया जाता है। भारत के अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका के कितने ही महाविद्यालयों में इस संदर्भ में गहन अनुसंधान चल रहा है। विद्यार्थियों को नियमित योग अभ्यास कराया और विभिन्न शारीरिक अंगों तथा श्वसन तंत्र आदि की क्रियाओं में हुए परिवर्तनों को जांचा परखा जाता है। स्वास्थ्य संवर्धन के साथ ही मानसिक एकाग्रता को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। योगासनों के संबंध में जो शोध अनुसंधान देश और विदेशों में चल रहा है, उसमें वे अंग संचालन की सामान्य व्यायाम प्रक्रिया न रहकर उससे अधिक बड़े चढ़े सिद्ध हो रहे हैं। जिन आसन अभ्यासों को कभी उपहासास्पद ठहराया जाता था, अब उनकी उपयोगिता देखते हुए तथाकथित सभ्यता अभिमानियों को भी आकर्षित होते देखा जाता है। सोवियत रूस के
सुप्रसिद्ध व्यायाम चिकित्सा विशेषज्ञ एम सार्की सॉब सेराजनी ने मैन मस्ट बी हेल्दी नामक पुस्तक लिखी है। वे अपने विषय में मर्मज्ञ और विशेषज्ञ समझे जाते हैं। उक्त पुस्तक में उनके स्वस्थ रहने के लिए योग आसन और प्राणायाम को दैनिक जीवन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने का परामर्श दिया गया है। इसी तरह सेंट्रल क्लिनिक हॉस्पिटल मॉस्को के बाल रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर अनातोली ने रोगी बच्चों को सरल साधारण योग आसनों के माध्यम से निरोग करने में असाधारण सफलता पाई है। वहीं के डॉक्टर कॉन्स्टैंटिन बुटीको नामक हृदय रोग विशेषज्ञ ने सैकड़ों विभिन्न प्रकार के रोगियों को यौगिक क्रियाओं द्वारा ठीक करने में आशातीत सफलता प्राप्त की है। उन्होंने दमा से पीड़ित व्यक्तियों को औषधियां देने के बजाय आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में प्रवेश करने वाली ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रहने वाला असंतुलन दूर हो गया और दमा के रोगियों को बहुत लाभ हुआ। दमा के अतिरिक्त योग आसनों द्वारा मिर्गी, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसी घातक बीमारियों का भी उपचार करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इन दिनों विश्व में करोड़ों की संख्या में मधुमेह के रोगी हैं। मेडिकल साइंस के द्वारा अभी तक इसका कोई सुनिश्चित उपचार ज्ञात नहीं हो सका है, किंतु यौगिक प्रक्रियाओं द्वारा इस रोग को नियंत्रित करने के वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए हैं, उसने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया है। इसी संदर्भ में पिछले दिनों अमेरिका की यौगिक ट्रीटमेंट रिसर्च सेंटर नामक संस्था में शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के 283 मधुमेह के रोगियों पर 3 महीने के लिए प्रयोग किया गया। उन्हें संतुलित भोजन के रूप में 98 ग्राम वसीय पदार्थ, 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 900 ग्राम प्रोटीन अर्थात कुल 2900 कैलोरी नियमित रूप से प्रदान किए गए। समय समय पर उनका भार, मूत्र परीक्षण, रक्त शर्करा, ब्लड ग्लूकोज की जांच तथा हृदय का ईसीजी द्वारा परीक्षण किया गया। रोगियों को प्रतिदिन प्रातः सायं 2 बार सर्वांग आसन, हलासन, मयूर आसन, पादहस्तासन, उत्तान पादासन, शीर्षासन, शव आसन आदि सरल आसन एवं कुछ अन्य यौगिक क्रियाएं कराई जाती रहीं। साथ ही उनकी दिनचर्या नियमित क्रम से रखी तथा पूजा उपासना का, प्रार्थना एवं ध्यान साधना आदि का भी समावेश रखा गया। 3 माह के परीक्षण के बाद पाया गया कि 52% रोगी उससे लाभान्वित हुए। इस अवधि में जिन्हें बहुत अल्प लाभ पहुंचा या ठीक नहीं हुए, वे या तो जन्म से रुग्ण थे अथवा लंबी अवधि से बीमार रहे थे। हृदय रोगियों पर भी आसनों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। मद्रास मेडिकल कॉलेज के मूर्धन्य चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर लक्ष्मीकांतन ने ऐसे उच्च रक्तचाप के रोगियों पर प्रयोग किए जिन्हें मेडिकल चिकित्सा से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। रोगियों की स्थिति के अनुसार उन्हें शव आसन, हलासन, सर्वांग आसन और विपरीत करनी मुद्रा का महीनों नियमित अभ्यास कराया गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि रोगियों को पहले की अपेक्षा अच्छी गहरी नींद आने लगी और वे अधिक स्फूर्ति एवं शक्ति का अनुभव करने लगे। इसी प्रकार के परिणाम डॉक्टर के दांते ने भी शव आसन के प्रभाव से हृदय रोगियों पर पाए हैं। अमेरिका के वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर बेंसन ने भी प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि शव आसन एवं ध्यान का हृदय रोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। शीर्षासन को योग आसनों में सबसे उत्तम माना गया है। इस पर वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण भी किए जा रहे हैं। पोलैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं थर्ड क्लिनिक ऑफ मेडिसिन के निदेशक डॉक्टर एलेक्जेंड्रोविच जूलियन ने शीर्ष आसन द्वारा
शारीरिक अवयवों पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया। इसके लिए उन्होंने शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों को चुना और प्रभाव को देखने के लिए एक्स-रे, ईसीजी आदि उपकरणों की सहायता ली। ऐसे व्यक्तियों को खाली पेट की स्थिति में 90 मिनट से लेकर क्रमशः बढ़ाते हुए 30-40 मिनट तक नियमित रूप से 4 माह तक शीर्ष आसन करा के शवासन कराया गया। आसन से पूर्व एवं बाद में किए गए परीक्षणों से निम्न निष्कर्ष सामने आए। देखा गया कि शीर्ष आसन से रक्त को जमाने वाले पदार्थों की मात्रा में संतुलन आने लगता है। इससे हृदय रोगों की रोकथाम में सफलता मिली है। आसन के प्रभाव से श्वेत रक्त कणों में अभिवृद्धि पाई गई, जिससे शरीर की जीवनी शक्ति एवं रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि हुई। एक्स-रे द्वारा देखे जाने पर वक्षस्थल फैला हुआ पाया एवं हृदय पूरी तरह दबाव रहित देखा गया। शीर्षासन से वस्तुतः फेफड़ों को पर्याप्त खुला स्थान मिलता है, अतः उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यह अभिवृद्धि 35% तक देखी गई है तथा श्वास-प्रश्वास की दर एवं मात्रा में कमी पाई गई है। देखा गया है कि श्वास की मात्रा तो प्रति मिनट 8 लीटर के स्थान पर 3 लीटर हो गई, परंतु फेफड़ों की उसको कंज्यूम करने, अवशोषित करने की क्षमता बढ़ गई। निष्कासित दूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में 90% कमी हो गई। लोनावला, महाराष्ट्र के अनुसंधानकर्ताओं ने सर्वांग आसन एवं मयूर आसन को सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन और दुर्बलता ग्रसित रोगियों के लिए अन्य आसनों की तुलना में अधिक उपयोगी पाया है। चेकोस्लोवाकिया के प्रयोगकर्ता वैज्ञानिकों ने भुजंग आसन एवं शव आसन के आधार पर मानसिक तनाव मिटाने में असाधारण रूप में सफलता पाई है। योगाभ्यास परक आसन प्राणायाम पूर्णतः वैज्ञानिक व्यायाम उपचार हैं। इनमें मांसपेशियों में खिंचाव एवं फैलाव होने से रक्त प्रवाह की गति में तीव्रता तो आती ही है, साथ साथ शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों पर भी दबाव पड़ता है। फलतः स्वास्थ्य संवर्धन के साथ चेतनात्मक परिष्कार एवं अन्यान्य आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। इन्हें जीवन में स्थान मिलना ही चाहिए। अगला शीर्षक दुर्बलता की स्थिति में अति सरल व्यायाम। जराजीर्ण, दुर्बल बच्चे, गर्भिणी, प्रसूता आदि की स्थिति सामान्य लोगों से भिन्न होती है। उनके लिए अपनी काया का भार संभालना ही कठिन पड़ता है। व्यायामों का दबाव वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी दशा में विशेष परिस्थिति को देखते हुए विशेष व्यायामों की बात सोचनी चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए जिन्हें कर्ता का शरीर आसानी से सहन कर सके। लगातार करने की उपेक्षा उन्हें रुक-रुक कर करना चाहिए, जिससे थकान को उतारने का बीच-बीच में अवकाश मिलता रहे। नवजात शिशु अक्सर बार-बार हाथ-पैर फेंकते रहते हैं। मौज होती है तो चिल्लाते भी हैं। उसे कहते तो रोना है, पर वास्तव में रोना नहीं होता। उसमें मुख मुद्रा पर व्यथा और करुणा के भाव होते हैं। आंसू भी आ जाते हैं, किंतु वह मस्ती का, फेफड़ों का, पेट का व्यायाम करने के निमित्त चिल्लाना होता है। उसमें वैसा चिंताजनक लक्षण कुछ भी नहीं होता। नवजात शिशुओं की इन क्रियाओं को शिक्षण मानकर कोई भी दुर्बल काय, वयोवृद्ध या विपन्न स्थिति से घिरा हुआ व्यक्ति उस प्रक्रिया का अनुगमन कर सकता है। हाथ पैर सिकोड़ना फेंकना ऐसा कृत्य है जिसे चारपाई पर पड़े-पड़े भी किया जा सकता है। हृदय का दौरा, मस्तिष्क स्त्राव, क्षय आदि कुछ थोड़े ही रोग ऐसे हैं जिनमें पूर्ण विश्राम की सलाह दी जाती है और साधारण अंग संचालन तक को रोका जाता है। बाकी अन्य हल्के रोगों में कुछ न कुछ सरल व्यायाम किया जा सकता है। कमरा साफ हो, खिड़कियां खुली हों,
फर्श बिछा हो तो बेलन की तरह इस दीवार से दूसरी दीवार तक लंबाई में लुढ़का जा सकता है। इस प्रकार जितनी बार फेरे लगाए जा सकें, लगाने चाहिए। हर व्यायाम में इस नियम का ध्यान रखना चाहिए कि सांस मुंह से ना ली जाए, ना निकाली जाए। इसके लिए नाक का ही उपयोग करना चाहिए। मुंह से सांस लेने में गले की कई शिकायतें हो सकती हैं। नाक के बालों में तथा नमी में धूल कण छनते चिपकते रहते हैं और फेफड़ों में ऐसी हवा पहुंचती है जिसमें किसी प्रकार की हानि की आशंका नहीं रहती है। फेफड़ों के व्यायाम के लिए बच्चों की तरह शोर मचाना या चिल्लाना तो शिष्टाचार के विरुद्ध पड़ेगा, पर गहरी सांस लेने का अभ्यास करते रहने में कोई हर्ज नहीं। स्वच्छ वातावरण की हर सांस में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है। गहरी सांस खींचने और छोड़ने से फेफड़ों का व्यायाम होता है। उथली सांस लेने में प्राय फेफड़ों का 1/3 हिस्सा निष्क्रिय पड़ा रहता है। वह सिकुड़ भी जाता है। उसमें क्षय आदि के रोग कीटाणु जड़ जमा लेते हैं। ऑक्सीजन भी शरीर को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। इसलिए गहरी सांस लेने और छोड़ते रहने का व्यायाम ऐसा है जिसमें किसी अंग पर दबाव भी अधिक नहीं पड़ता और हृदय, फेफड़े, जिगर, तिल्ली, गुर्दे से लेकर पेट और आंतों तक का व्यायाम हो जाता है। सांस इतनी गहरी ली जाए कि उसका प्रभाव पेट तक पहुँचे और पेट फुलाने, सिकोड़ने की क्रिया भी गहरी सांस लेने के साथ चलती रहे। इससे उस प्रयोजन की पूर्ति हो जाती है जिसके लिए नवजात शिशु रोते और हो हल्ला मचाते हैं। चारपाई पर पड़े पड़े व्यायाम करने में चौरस पलंग का उपयोग करना चाहिए। उस पर मुलायम गद्दा बिछाया जा सकता है। उन पर चारपाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनमें रस्सियों के ढीले होने के कारण गड्ढे पड़ जाते हैं। उनमें रीढ़ तिरछी हो जाती है जबकि उसे सदा सीधी रहना चाहिए। इस स्थिति में पैरों का अधिक सरल व्यायाम साइकिल चलाने की तरह उन्हें घुमाने से हो जाता है। अशक्ति ज़्यादा हो तो पैर ऊपर करके घुटनों से लेकर पंजे तक के भाग को घुमाने से रहा जा सकता है। यदि पैर बहुत थकान ना माने तो कूल्हे से लेकर पूरे पैर को लंबा किया जा सकता है और सचमुच की साइकिल चलाने में पैरों को जो क्रिया करनी पड़ती है उसे करते रहा जा सकता है। यह क्रिया हाथों की भी की जा सकती है। चरखा कातने या सिलाई की मशीन चलाने की तरह हाथों के आधे या पूरे भाग का व्यायाम किया जा सकता है। सिलाई की मशीन चलाने में आधे हाथ को घुमाना पड़ता है, जबकि चरखा चलाने में पूरे हाथ को अपनी शारीरिक शक्ति को देखते हुए इन क्रियाओं को करते रहा जा सकता है। गठिया या पक्षाघात में जो अंग जकड़ गए हों, उनकी भी किसी प्रकार हरकत में लाने का थोड़ा-थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। निश्चेष्ट पड़े रहने पर जकड़न बढ़ती और हरकत करने से खुलती है। इस सिद्धांत को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। इसके आगे का भाग क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।